हेलो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम जो जेईई मेन 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आई हुई है ना। जनवरी अटेम्प्ट में अगर हम बात करें इस चैप्टर को लेकर के 14 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो सभी प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। एक बार तो पहले प्रॉब्लम को अपने लेवल पे अटेम्प्ट कर लो, है ना। देन सीधा सॉल्यूशंस। तीन प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनको ट्राई करें। देन 7, 8, 9 इनको ट्राई करिए। और उसका 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, सभी के आंसर्स की मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बात ये आती है कि इस तरह के इंटीग्रेशन को हमें जब सॉल्व करना होगा तो क्या तरीका होना चाहिए। माइनस ए से प्लस ए तक मुझे इंटीग्रेट करना है। माइनस ए से प्लस ए में जब आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी फंक्शंस को, तो आप हमेशा ये सोचते हो फंक्शन ऑड है या इवन है, या फिर आप एक तरीका ये कर देते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। हम इस वाले पार्ट को, ये वाला कंसेप्ट लगा करके हम इस सवाल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने भी क्या किया, इस वाले सवाल में इसी कंसेप्ट को मैंने लगाया। लगाने के बाद में क्या किया, ये कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये तो हमारे पास एफ एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है नाउ। और इस वाले हिस्से में मैंने लिखा एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा। एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो यहाँ ये आ जाएगा। एक्स की जगह जब माइनस एक्स करोगे तो मॉड ऑफ माइनस एक्स को मैं मॉड एक्स ही लिख सकता हूं, ठीक है नाउ। तो बेस तो हमारे पास सेम है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ कैंसिल होने पे हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 2 पाई आ गया। अपॉन में कितना है, 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई अपॉन 6 ये आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, 0 to पाई बाय 6 में एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम मॉड एक्स को क्या लिख देंगे, सिंपली एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहां तक तो आप इसे सॉल्व कर पाए। अब बात ये आती है कि अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करें। तो एक सिंपल सा तरीका है, एक्स प्लस पाई अपॉन 6 को मैं टी मान लेता हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स को हमने टी माना तो dx यहां से निकालेंगे dt आ जाएगा। लिमिट की बात करें तो 0 पुट कराएंगे तो लोअर लिमिट आएगा, पाई बाय 6 पुट कराएंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा। तो लोअर लिमिट तो कितना आ गया, पाई अपॉन 6, और अपर लिमिट आ जाएगा हमारे पास में पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 2 पाई यहाँ आ गया, 1 माइनस साइन टी हमने लिखा और dx की जगह dt लिख लिया। अब मुद्दा आता है इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, है ना। डी टी अपॉन 1 माइनस साइन टी लिखा हुआ है। आपको अगर ध्यान हो कि एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये वाला सवाल गिवन होता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसा करने से नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। और कॉस स्क्वायर टी यहाँ आ गया। अच्छा, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर टी, साइन टी अपॉन कॉस टी टेन टी बनेगा और एक बन जाएगा सेक टी। ठीक है नाउ, तो अब देखो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करना आसान है। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सेक टी। ठीक है, लिमिट कितना है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे आप इजीली, अब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास 4 पाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ आपने एक बात ये समझा कि अच्छा, इस वाले सवाल को अगर देखा जाए तो ये सवाल हमारे पास इजी प्रॉब्लम था, कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बस आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस से अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, या फंक्शन अगर ऑड इवन है तो हम आगे चले जाते हैं फर्दर, है ना। अगर ऑड इवन नहीं है तो हम इसी वाले कंसेप्ट से प्रॉब्लम को या फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्विकली हम सभी क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें कि क्या दे रखा है हमारे पास में। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, 0 to पाई में इंटीग्रेट करना है। अच्छा, बात है कि यहाँ मॉड लिखा हुआ है, अगर मॉड नहीं होता तो इजीली मैं इसको इंटीग्रेट कर देता, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा देते। अब मुद्दा ये फंस जाता है कि पहला काम तो मॉड को हटाना चाहिए। अच्छा, मॉड को अगर हटाना है तो मुझे ये पता लगाना है कि अंदर का पार्ट कब तो पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। ठीक है, ठीक, अगर मुझे ये मालूम चल गया कि इतने इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, तब तो कोई इशू वाली बात नहीं आती है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो एक काम ये करो, साइन 3x और साइन x यहाँ लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये टर्म आ जाएगा। साइन 2x को मैंने एज इट इज लिखा। यहाँ ध्यान से देखो, ओवरऑल से साइन 2x कॉमन आ रहा है तो साइन 2x हम कॉमन ले लेते हैं। साइन 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये बच गया। अच्छा, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। मॉड भी आएगा तो मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स आ जाएगा। अच्छा, मॉड साइन एक्स, 0 to पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड साइन एक्स को तो मैं साइन एक्स ही लिख दूंगा, मतलब आपका साइन एक्स तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हमने और साइन एक्स को बाहर लिख दिया, अंदर ये वाली टर्म आ गई। अच्छा, अब आप एक बात ये समझ सकते हो कि अच्छा, ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर मैं cos x को t मानूं
तो माइनस साइन एक्स डी एक्स वो डी टी में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो माइनस डी टी में चला गया, यहाँ टी आ गया और यहाँ 2t प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट हमारे पास जब साइन एक्स कॉस एक्स को टी मानेंगे तो जीरो जब पुट कराओगे तो 1 आएगा, पाई पुट करने में माइनस 1 आएगा, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास में ये बन जाएगा 12 कॉस एक्स की हमने टी पुट कर दिया तो टी इंटू 2t प्लस 1 आ जाएगा। और कॉस एक्स डी एक्स को मैं लिख दूंगा, कॉस एक्स की वैल्यू टी आ गई तो साइन एक्स डी एक्स हमारे पास क्या चला जाएगा, माइनस डी टी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हम कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को पहुंच गए। अब बात आती है कि इस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करें। अच्छा, ये वाला सवाल आपने कहीं ना कहीं जरूर किया हुआ होता है कि अब एक पॉलिनोमियल काइंड ऑफ लिखा हुआ है, एक कब पॉजिटिव होगा हमें ये पता लगा लेना है। तो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पर जीरो हो रहा है, माइनस हाफ पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जीरो के बाद ये पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। हमें डिस्कशन करना है -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो इस हिस्से में तो अब देखो एक और चीज, यहाँ लिमिट आ रही है 1 to -1 जा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ -1 को नीचे पहुंचाता हूँ, 1 को ऊपर पहुंचाता हूँ। तो इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ साइन हो जाएगा प्लस, तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मॉड को हटाना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इसको इंटीग्रेट करने में मॉड ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मॉड को हटाता हूं। तो मॉड को हटाने के लिए हमने पता कर लिया कि -1 से लेके -हाफ के बीच में तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमने 3 इंटरवल में तोड़ दिया, -1 से लेके -हाफ, यहां तोड़ा तो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, तो मैंने प्लस साइन से खोल दिया। -हाफ टू 0 के बीच में जाए तो मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो मॉड माइनस साइन से खोलेगा, तो बाहर एक माइनस साइन लगा दिया। और 0 to 1 में जब आप इंटीग्रेट करोगे, 0 to 1 में क्या है, मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो ये अगेन डायरेक्टली ऐसा ओपन हो जाएगा। बाहर एक 12 लिखा हुआ है, तो 12 को मैं क्या करता हूं, तो 12 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये 12 यहां मल्टीप्लाई करके आ रहा था, इसको मैंने अलग से लिख लिया। अब बच्चों देखो बात ये आती है कि आप इसको जब इंटीग्रेट करते हो तो ये इंटीग्रेट करोगे, फिर अपर माइनस लोअर लगाओगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपर माइनस लोअर लगाओगे, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपर माइनस लोअर लगाओगे। तो अब देखो एक ही प्रॉब्लम को मुझे 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, पहली बात तो, ठीक है। फिर अपर माइनस लोअर लगाओगे तो आपको ये तो क्लिक हो गया कि अच्छा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लेंदी तो है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम अगर लेंदी है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको फिर मैनेज करें। तो मैनेज करने का तरीका हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 5 मान लेता हूं इस इंटीग्रेशन को, और पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते ताकि 3 बार इंटीग्रेट करने की बजाय एक ही बार इसको इंटीग्रेट करना पड़े, ठीक है। नाउ जैसे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो अपर माइनस लोअर लगाओगे, ठीक है। फिर यहाँ अपर माइनस लोअर लगाओगे तो मतलब अपर जब पुट कराओगे तो माइनस हाफ पुट करोगे, लोअर जब पुट कराओगे तो -1 पुट करोगे, मतलब -1 पर इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूं। तो -1 निकालोगे तो x की जगह जब -1 रखोगे, या कहें t का फंक्शन है तो t आ गया, पर t आएगा ना। तो हमने क्या किया, t की जगह -1 पुट कर दिया, तो -1 जब पुट कराएंगे तो यहां आ जाएगा -2/3, -1 पुट कराएंगे हाफ, सिंप्लीफाई करोगे तो -1/6 आ जाएगा। सिमिलरली फिर मैं t की जगह -हाफ, t है यहां पर ना, ध्यान रखिएगा, तो यहां t लिख देते हैं, सॉरी यहां t लिख देते हैं, ओके है ना। तो t की जगह जब -हाफ रखोगे तो -हाफ रखने से हम वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 रखने पर ये वैल्यू आएगा और 1 रखने पर हम यहां से वैल्यू निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, सभी पर ऐसे वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब नाउ इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो अपर माइनस लोअर जब लगाओगे तो 5 ऑफ -हाफ माइनस 5 ऑफ -1 आएगा। अच्छा, 5 ऑफ -हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/24 आया, तो हमने लिखा माइनस ऑफ 5 ऑफ -1, 5 ऑफ -1 कितना है, -1/6, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन, अपर लिमिट पुट कराओगे तो 5 ऑफ 0 आएगा, जो कि अपने आप में 0 है, फिर -5 ऑफ -हाफ, 5 ऑफ -हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/24 रख दिया, प्लस साइन। नाउ इसको जब सॉल्व करोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 5 ऑफ 1 कितना आ रहा है, 7/6, माइनस 5 ऑफ 0 कितना है, 0 आया, ठीक है। नाउ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है, 1/24 -1 प्लस हो जाएगा तो 2/24, इसको आप लिख दोगे 1/12, 1/6 यहाँ लिखा हुआ, 7/6 यहाँ लिखा हुआ, दैट इज बन जाएगा 8/6, ठीक है। नाउ इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम 12 आ जाएगा, और जब सॉल्व करोगे तो फाइनली बन जाएगा 17/12। तो ये तो आ गया हमारे पास इस वाले पार्ट की वैल्यू। आगे क्या लिखा हुआ है, इनटू में 12 और लिखा हुआ है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आया, 17 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम को कैसे समय सॉल्व करना चाहिए ना।
एक आपको इसका अच्छा तरीका अच्छे से हमें क्लियर हुआ। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम हमने क्विकली समझ लिया ना। अगली प्रॉब्लम को समझते हैं। अगली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे पास में कि कॉट इनवर्स में एक फंक्शन दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 के बीच में, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ रही है। तो हमसे पूछा गया है 2a प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा। अब बात ये आती है कि बच्चों इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको ध्यान रहता है कि या तो इसमें बाई पार्ट्स आप लगा सकते हो, एक तरीका बाई पार्ट्स है ना, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें और कहीं ना कहीं ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाए और प्रॉब्लम हो सकता है तब थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कॉट इनवर्स को मुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो तब क्या फॉर्मूला लगता है। तो कॉट इनवर्स को मुझे टेन में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव है तब तो मैं ऐसे लिख दूंगा, नेगेटिव है तो पाई प्लस करके फॉर्मूला आता है ना। अब मुद्दा ये आता है कि अंदर का जो ये टर्म है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमने इस पर डिस्कशन किया। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का हमने डी निकाला तो डी कैसा है, नेगेटिव आया। अच्छा, डी नेगेटिव आया मतलब ग्राफ बनाओगे तो कट और टच नहीं करेगा, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस के, मतलब एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा तो 0 to 1 में तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अंदर का एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमने कॉट इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ फॉर्मूले में हम पहुंच गए। अब बात ये आती है कि अच्छा यहाँ तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करें यार, 1 माइनस, तो हमें पता है कि भाई टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ नीचे फॉर्मूला कितना होता है 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा आता है ऊपर x माइनस वाई या फिर 1 माइनस एक्स है ना। तो मैंने कहा 1 को तो यहाँ लिखा, यहां से 2x कॉमन लिया। अच्छा, अगर यहां से 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर से तो बचेगा 2x, इधर से बचेगा -1। ठीक है नाउ, तो ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ कुछ आगे ऊपर 1 लिखा हुआ है। अच्छा, इस 1 को देखो, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कराएं या 2x में से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या बन गया, x माइनस वाई और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स वाई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे पास माइंड काम कर रहा है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए कि इसके बाद में कि अब मुझे इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये वाला पार्ट तो लगभग ठीक है, यहाँ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब दिक्कत आती है इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने में। तो 0 to 1 में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहां पर लगाया किंग। किंग जब लगाओगे तो मतलब x को रिप्लेस कराओगे आप अपर माइनस एक्स से, तो x को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो x को जब आप 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कराओगे तो समझो यहां पर जब किंग लगाएंगे तो x की जगह 1 माइनस एक्स रखा तो 2 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 1। नाउ यहां से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर बना 2x माइनस 1, मतलब किंग लगाने से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ गया, -1 प्लस आ गया। यहाँ किंग नहीं लगाया, इसको एज इट इज रहने दिया, तो ये i बराबर इतना लिखा हुआ है और किंग लगाने के बाद में ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। नाउ तो मैंने क्या किया भाई, अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को कर देते हैं ऐड। ऐड करने से यहाँ 2i बनेगा, 4 4 आएगा, ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स। सॉरी, ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, 2 से अच्छा 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू। अच्छा, अब ये वाला पार्ट है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, बाई पार्ट्स की हेल्प से। इसको माना हमने फर्स्ट और इसको माना सेकंड, टेन इनवर्स 2x को बाहर निकाल दोगे तो टेन इनवर्स 2x बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, अपर माइनस लिमिट हमने ये अप्लाई कर दी 0 to 1, जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन, तो टेन इनवर्स ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x का होल स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, जो इंटीग्रेशन यहाँ आ रहा था मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही कुछ फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, इसमें जब लिमिट अप्लाई कराओगे, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो टेन इनवर्स 2 और 0 पुट कराने पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो आ जाएगा टेन इनवर्स 2 आ गया माइनस। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब देखो नीचे fx है, ऊपर इसका f डैश x है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8x आ रहा है, तो 2x तो लिखा हुआ है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या आएगा, नीचे 1/4 ऊपर 8x बन जाएगा। ठीक है, इसको t मानेंगे, ऊपर वाला हिस्सा dt में चला जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन इसका आ गया ना। अगेन इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट लगा दोगे, तो जब फाइनली सिंप्लीफाई कराओगे, अपर लिमिट रखेंगे तो ln5, लोअर लिमिट पुट करने से ln1 की वैल्यू 0 आ गई, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये टर्म हमारे पास बन गई।
ठीक है ना। इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है हमारे पास, a इंटू टेन वर्स टू आ रहा है माइनस बी इंटू एल एन 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो a इंटू है ना, a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और हमसे पूछा गया 2a प्लस बी, मतलब ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो क्या आंसर रहा हमारे पास, 9 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। अगली प्रॉब्लम की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें माइनस ए से प्लस ए तक हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अपने इस इंटरवल में डेफिनेशन चेंज करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ अपने आप को बदलेगा भाई, इंटीजर्स में बदलेगा, मतलब माइनस पाई बाई 2 से जब माइनस 1 जाओगे तो उस बीच ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा माइनस 2 आएगा। माइनस 1 से 0 जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा माइनस 1। 0 टू 1 जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 आएगा, और 1 से लेकर के पाई बाई 2 तो जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन कि इस हिसाब से चेंज होना है। तो हमने क्या किया, इसको माइनस पाई बाई 2 से माइनस 1 लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 लिख दिया। नाउ फिर माइनस 1 से 0 जब जाएंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 लिखा, 0 टू 1 में 0 लिखा, और 1 से पाई बाई 2 में इसको 1 लिख दिया। नाउ फाइनली दिखा है सब कांस्टेंट 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 लिखा हुआ है, इसको तो बाहर निकाल दोगे आप है ना, और 1/2 लिखा हुआ है, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, अपर माइनस लोअर लगा हुआ है, तो फाइनली इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, इजी सा पार्ट है, तो हम कर सकते हैं। नाउ अगली प्रॉब्लम को देखें, क्या दे रखा है हमारे पास में, fx ये दे रखा है, ठीक है। इस बॉक्स का मतलब बताया है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पूछा हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन 0 टू 2 में माइनस 6 आ रहा है क्या। 0 टू 2 में जाएंगे तो पहला काम तो देखो 0 टू 1 और 1 से लेके 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, बॉक्स के अंदर +3 है तो +3 को आप बाहर निकाल दोगे, बाहर माइनस है तो इसकी वजह से -3 हो जाएगा, माइनस माइनस 6। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो ये समझ में आ गई, मतलब fx को अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया fx। अच्छा, ऑप्शन सभी ऑप्शंस को मुझे चेक करता हूँ 1 बाय 1। 0 टू 2 में जब जाओगे पहला 0 टू 1 और 1 से लेकर 2 लिखा, बॉक्स का 0 0 लिख दिया, 1 1 लिख दिया, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है -12 आ रहा है। मतलब फर्स्ट जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना आ रहा है -6, जबकि हमारा कितना है -12 आया। इट मीन कि हम ये कह सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में पूछा हुआ है कि ये नेगेटिव है ओनली फॉर दीज वैल्यूज, है ना। क्या ये नेगेटिव है, तो हम ये पता लगाते हैं, पॉजिटिव पूछ रहा है ओनली फॉर दीज वैल्यूज, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है। तो एक काम करें, fx हमारे पास ये रखा है, इसके आप फैक्टर भी कर सकते हो। तो फैक्टर जब करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे, ये फैक्टर्स आ जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3, इसको मैंने t मान लिया। अच्छा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो t की वैल्यू -2 और 3 हमने यहाँ लिखा, तो प्लस माइनस प्लस आया। मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव तो तब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -2 और 3 के बीच में लाई करेगी, तभी नेगेटिव होगा। अच्छा, बात ये आती है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो इनक्वालिटी है उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनक्वालिटी को सॉल्व करना होता है ना, तो आप इन दो फॉर्मूलों को आप हमेशा याद रखिए। पहला फॉर्मूला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू n है तो x का सॉल्यूशन कितना आएगा, लेस देन n+1 आएगा, ये याद रखना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n लिखा हुआ है तो x का सॉल्यूशन कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x आएगा, मतलब डायरेक्टली बॉक्स हट जाता है, ये इसका आंसर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो पहला काम तो अब इक्वलिटी लिखा, 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 6 7 8 9 10 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 6 के इक्वल होगा या उससे बड़ा ही होगा, है ना। तो हमने ये वाला तरीका लगाया और देन उसके बाद में ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से लेस देन 6 लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होना चाहिए, पहला काम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 6 है, तो 6 से छोटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ये बन जाएगा। अच्छा, इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो x लेस देन 5+1 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। नाउ तो ये क्लियर हुआ, हमारे पास में इक्वलिटी है तो डायरेक्ट आंसर हम ये लिख देंगे x लेस देन n+1 आ जाएगा। ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, ये आपको एज ए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया, 3 से छोटा होना चाहिए मतलब 2 के इक्वल रहेगा, 2 से छोटा रहेगा, -2 से बड़ा होना चाहिए मतलब -1 और 0 हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ये आंसर आ गया। मतलब ये fx नेगेटिव आ रहा है इन दिस इंटरवल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 अगर देखें तो क्या करना चाह रहा है,
-1 से लेके 3 में, तो -1 से लेके 3 में नेगेटिव है, सही बात है ना। ओनली इसी वैल्यू के लिए नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, तो सेकंड तो सही हो गया। ठीक है, नाउ हम चेक कर लेते हैं अपना थर्ड एंड फोर्थ को भी चेक करते हैं ना। एफ एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां आ रहा है, इस हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है और इस हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये आंसर जब आएगा तो इट मीन कि इस वाले हिस्से के लिए पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ ओनली लिखा हुआ है, ओनली नहीं आएगा क्योंकि ये इस हिस्से में भी तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें, चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल जीरो आ रहा है, फाइनाइटली मैनी वैल्यू, भाई इसके फैक्टर करे तो ये फैक्टर आए, बराबर जीरो किया, इसकी वैल्यू 3 आई, 3 कहां आएगा, ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 आ रही, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 से लेकर 4 के बीच में होगी, तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स आ गए ना ये तो यहाँ पर। तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत है हमारे पास, और सेकंड ही करेक्ट रहेगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ अब मूव करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम को आप समझे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या दे रखा है, इस बॉक्स का मतलब बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है और ये हमारे पास इंटीग्रेशन पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है। तो पहला मुद्दा तो ये आता है कि हमारे पास में अगर मुझे इसका वैल्यू, पहले अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला काम तो इसको सॉल्व करके मुझे अल्फा कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, इसको तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ मुझे दिक्कत आएगी, मतलब 0 से लेकर के 1 क्यूब के बीच में जब जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 1 क्यूब से लेकर के 2 क्यूब के बीच में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 क्यूब से 3 क्यूब के बीच में जाओगे तो 2 आएगा, और 3 क्यूब से 4 क्यूब के बीच में जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये समझने वाली बात है। पहला काम तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा कैलकुलेट किया, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना। उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, dx का x आएगा, x आएगा, x आएगा, अपर माइनस रोल लगाओगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका 36 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू तो आ गई 36, 36 मैंने यहां रख दिया, ठीक है, 36 में रख दूंगा, 36 पाई। अब बात ये आती है कि 36 पाई आ रहा है और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान से देखो ये फंक्शन है पीरियोडिक। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन है तो आपको पता है 0 से एन टी एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन करें और पीरियड अगर टी है तो कितना आंसर आता है, एन टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये इसका आंसर आता है। एन शुड बी इंटीजर। तो अब ध्यान से देखो तो ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड पाई है, 36 पाई यहां लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, पाई से जब डिवाइड कराओ 36 तो बाहर आ जाएगा, तो 0 टू पाई में फिर फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक तो क्लियर है। अब बात आती है कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। तो यहां हमने लिखा 0 टू 36 पाई हमने लिख दिया, ठीक है, 36 को बाहर निकाल देंगे, ये बात भी सही है, पीरियोडिक फंक्शन से उतना आ गया। अब यहां हम पहुंच गए। अच्छा, अब ये वाला पार्ट आता है पाई है ना। अब आपको एक पता है कि भाई 0 टू 2a, अगर मान लो 2a माइनस एफ एक्स, 2a माइनस एक्स अगर हम निकालें, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स की बराबर आ गया तब तो लिमिट को आधा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने पाई माइनस थीटा पुट करेंगे तो सेम फंक्शन फिर से क्रिएट हो रहा है, तो मतलब यहां पर आ जाएगा 2 इंटू और यहां हो जाएगी लिमिट आधी, तो हमने ऐसा कुछ लिख दिया ना। अब मुद्दा आता है इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ये भी अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, मतलब आसान नहीं है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी कह सकते हो है ना, पर अच्छा प्रॉब्लम है ना। अच्छा तो क्या कहेंगे, मेंस के हिसाब से तो थोड़ा लेंदी बोल दी है ना, लेंदी है ना। इसको इंटीग्रेट करना है तो अगेन आप किंग लगा दो, किंग लगाने से क्या बनेगा, यहाँ ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे सेम आ जाएगा, दोनों को आप ऐड कराओगे, ठीक है। इसको मैंने I1 मान लिया, तो यहाँ ऐसे कुछ रहा ना, किंग लगा दिया तो ऐसे कुछ आया, दोनों को ऐड कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो ऐसा कुछ बन गया। अब बात आती है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो एक काम करो, कॉस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 10 में कन्वर्ट करते हैं, सेक थीटा पावर 6 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या किया जाए, टेन थीटा है तो टेन थीटा को टी मान लेते हैं, टी मानने से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी में चला जाएगा, एक हिस्सा तो डी में चला गया। अब बचा ये, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की जगह टी रख दिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ ये एक्सप्रेशन आने के बाद 1 प्लस टी पावर 6 बना, टी पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर का होल क्यू, फैक्टर लगाओगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ये आएगा, इससे एक बार ये टर्म कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली ऊपर तो ये बच गया और यहां से ये बच गया, और लिमिट हमारे पास आ जाएगी अकॉर्डिंग द टी हम लगाएंगे तो 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा ना। अब मुद्दा ये आता है कि अब यहां से इसको इंटीग्रेट कैसे करें, ये भी अपने आप में एक टास्क है यार। कैसे, ये क्लास में सीखा हुआ इंटीग्रल होता है ना,
हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना चाहिए। कर दिया, करने के बाद में यहाँ तो आ जाएगा 1/1 टी स्क्वायर, और यहाँ 1 आ गया। नीचे यहाँ भी आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करते हैं, अगेन ये सब सीखा जाता है क्लास में ना। तो क्या रहा, 1/t, तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो मैंने क्या किया, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिखा। इसको तो सिंप्लीफाई करो तो -2 आएगा, +1 कर दिया, तो एलसीएम ऐड करने पे -1 आ रहा है, तो मतलब सही से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ना इसको अगर आप u मानो तो ऊपर वाला हिस्सा du में जा रहा है हमारे पास, यहाँ dt लिख देते हैं ना। अच्छा, अगर du में जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास du/u² + 1, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, tan इनवर्स u आ गया। tan इनवर्स और u की वैल्यू हमने रख दी। अब हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, इन्फिनिटी पुट कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी तो देगा π/2। ये पहला वाला हिस्सा तो π/2 आ जाएगा। ठीक है, π/2 है। जब 0 पुट कराएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ जब 0 पुट कराएंगे तो ये जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। tan इनवर्स -इन्फिनिटी कितना होता है, -π/2 आ जाएगा। तो -π/2 और π/2 तो पाई हो गया, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू पाई आ गई। तो 2i1 = कितना आ गया, पाई आ गया। मतलब i1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। अच्छा, i1 की वैल्यू π/2 आ रही है बच्चों, तो मतलब इसकी वैल्यू π/2 आई। मतलब π/2 अगर आप यहाँ पुट कराएं तो 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 36 आया। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। ये आंसर बैठेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ ना। ये प्रॉब्लम था तो अच्छा प्रॉब्लम था, बट कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी था। पहले तो 2 सवाल हो गए, इसको सॉल्व करो, ये भी सॉल्व करो, उसका किंग विंग लगाओ, है ना। उसके बाद में फिर ये भी एक फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो लेंथी प्रॉब्लम है ना। ओके, नाउ चलते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से, अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या दे रखा है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, a to b जा रहे हैं। अच्छा, इसको देखो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जिसको आप साइन कॉस में बदलोगे तो sin/cos, तो यहाँ cos आ जाएगा, ऊपर cos की टर्म आ जाएगी। अब आपको बात आती है कि इस वाली प्रॉपर्टी को, प्रॉब्लम को देख करके समझ में आना चाहिए कि ऐसे तो हम किंग रूल वाली प्रॉपर्टी करते भी हैं, और किंग रूल में भी एक स्पेशल केस आता है, अगर ऊपर fx हो, नीचे fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x हो। अगर ये फॉर्मेट अगर बनता है तो इसका इंटीग्रेशन आता है भाई b-a/2 आता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो इसका आंसर अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा b-a/2 करके, है ना। कैसे कन्वर्ट हो रहा है समझ लो, मैं समझा देता हूं कि पहला काम तो sin/cos में कन्वर्ट किया, तो sin/cos में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर ऐसा कुछ बन जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, अगर fx माने पूरा टर्म, तो ये fx तो यहां लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। a प्लस बी माइनस एक्स जब आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आता है, और जब यहां पुट कराओगे तो ये कितना बन जाएगा, sin2x बन जाएगा। मतलब हमारे पास में ये प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो रहा है तो आपके पास आंसर क्या लिख दोगे, b-a/2। मतलब देखा जाए तो 10 सेकंड का प्रॉब्लम है ना। ये लेंदी प्रॉब्लम नहीं था, इससे पहले वाला प्रॉब्लम लेंदी था, 10 सेकंड में ये सॉल्व हो रहा है। खैर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ कंप्लीटली, किंग यहाँ लगा दिया है मैंने, फिर दोनों को ऐड कर दिया, अपर माइनस लोअर लगा गए, ये कट जाएगा, सेम पार्ट आते हैं ना, b-a बनेगा, b-a कुछ इतना आ जाएगा π/6, और i की वैल्यू यहां से निकाल दोगे, π/12 आएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ना। एक इस प्रॉब्लम को भी समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इन दिस सेट। एक सेट x दे रखा है, सेट ऑफ ऑल x इस इंटरवल में वेरी कर रहा है, और x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन निकालने हैं। अब मुद्दा ये आता है कि यार इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। पहला तरीका कुछ बच्चों के माइंड में आया, इसको डिफरेंशिएशन कर देना। डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो नहीं काम में लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको फिर, तो एक काम ऐसे करें कि यहां पर इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, पूरा की पूरा कंप्लीट सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व कैसे करना चाहिए, साइन ऑफ x माइनस टी लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं। तो साइन ए लिखेंगे, कॉस बी लिखेंगे, माइनस कॉस ए, और साइन बी आप लिख दोगे। अच्छा, लिखने के बाद में फिर क्या होगा, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक बात है। अच्छा, टी स्क्वायर डी टी ध्यान से देखें तो इसमें वेरिएबल टी है, ना कि वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत तो काम ये कर लिया। ये काम करने के बाद में यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, टी स्क्वायर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से। इतना इतना काम तो हम कर लेते हैं। तो ऐसे काम करने के बाद अब देखो, अब हमारे पास भी समस्या कम नहीं है,
अब समस्या ये है कि अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करें यार, दूसरा इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया जाए। अब ये भी देखो छोटा स्टेप नहीं होता, थोड़ा बड़ा स्टेप है। सक्सेसिव बाई पार्ट्स हम लगाना पड़ेगा, मतलब 2 बार बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करूं। अब 2 बार बाई पार्ट्स लगाओगे तो इसका एक तरीका होता है सक्सेसिव बाई पार्ट्स। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड को इंटीग्रेट किया, बस शॉर्टकट है। तो टी स्क्वायर को बाहर निकालोगे आप, तो जब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, तो मैं इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ना, टी स्क्वायर कॉस टी को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ देखो टी स्क्वायर को बाहर निकालोगे, सेकंड को इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस साइन जिसको बाहर निकाला है उसका डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन यहाँ आया आप यहाँ लिखोगे, फिर प्लस साइन लिखोगे, जो डिफरेंशिएशन यहाँ आया यहाँ लिखोगे, और इसका फिर से इंटीग्रेशन लिखोगे। ये होता है सक्सेसिव बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, पहले तो फॉर्मूले को अच्छे ढंग से समझ लो, और देन जाकर के इस प्रॉब्लम में, इस कंसेप्ट पे आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज तो आपको 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ सकता है ना। मैं फिर से बता देता हूं कैसे रहेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट को बाहर निकालेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे। यहां तक तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। फिर क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये चेंज चलाते जाओ। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2t आ गया, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आ गया, फिर माइनस के बाद लिखोगे प्लस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, लिमिट आ जाएगा 0 to x। अपर माइनस लोअर लगाओगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 0 to x में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन सक्सेसिव बाई पार्ट्स लगाओगे, अपर माइनस लोअर लगाओगे तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने यहां रख दी और इसकी वैल्यू को मैंने यहां रख दिया। ठीक है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो कैलकुलेशन समझे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बन आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहां से आया, इसको देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है, 2x साइन एक्स कॉस एक्स, यहां माइनस का बन रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से अगर समझा जाए है ना, ये कितना बन रहा है हमारे पास, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन रहा है हमारे पास माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस एक्स। मतलब कैलकुलेशन करने पर ये टर्म आ गई हमारे पास। अब क्या करना चाहिए, अच्छा इसकी वैल्यू बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 2 हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, माइनस 2 और अंदर बचा है प्लस 2 कॉस एक्स, ऐसा लिखा, 2 से 2 कट जाएगा, cos x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा cos x की वैल्यू 1 कहां पर आती है, 0 पर आती है, 2 पाई पर आती है, 4 पाई पर आती है, 6 पाई पर आती है, ऐसे आती है। तो हमें निकालना है 0 to 100 तक जाना है। इन दिस इंटरवल मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब बात आती है कि 0 पाई 2 पाई जाए, 32 पाई गए, उसके बाद 34 पाई आएगा और 30 पाई, ऐसे कुछ आ रहा होगा। 33 पाई की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग ही होता है, 99 पाई है ना, कुछ ऐसे जाएगा। वो 32 पाई तक जाना चाहिए मुझे ना। अब बात ये कि 32 पाई एक्चुअली में कितना होता है, ये चेक करना चाहिए कि 32 पाई कहीं 100 से तो बड़ा नहीं है। अच्छा 32 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 32 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आती है 100.48। मतलब 32 पाई ये 100 से ज्यादा लिखा हुआ है, 100 से ज्यादा लिखा हुआ है, तो इट मीन आप कहां तक जाओगे, 30 पाई तक जाना पड़ेगा आपको। क्या बात है ना, 30 पाई तक गए तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कितना जाएंगे, 0 से लेकर के 30 पाई, मतलब 15 और एक यहाँ 16 आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 16 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास ये अच्छा सवाल था, हमने क्विकली इसको अच्छे से समझ लिया है ना। अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम में हमारे क्या दे रखा है कि हमें इस फंक्शन को, एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। एफ एक्स जो है एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक, तो बीटा पावर अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब बात यह आती है कि बीटा पावर अल्फा मुझे कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो पहला देखो स्टेप तो ये समझ में आया कि tx/36 को u मानना चाहिए और यहां से dx निकालना चाहिए ना। वेरिएबल क्या है हमारे पास, सॉरी वेरिएबल t है, तो tx/36 को अगर u मानोगे तो x तो कांस्टेंट रहेगा, t वेरिएबल की तरह रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमने यही फॉलो किया। इसी वाले इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। तो tx/36 को u माना, तो t की वैल्यू इतनी आ जाएगी, dt निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 du,
अपॉन में x आ जाएगा, dt आ गया। लिमिट की बात करें तो t वेरिएबल है, यहां से डिसाइड होता है, तो t इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और t इक्वल टू 36 पुट कराएंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी। तो हमने क्या किया, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 36 पे u और का वैल्यू निकाल दिया, 0 टू x की लिमिट आ गया, f ऑफ u बन गया, और dt की वैल्यू यहां बन जाएगी ना, dt कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ आ गया। 36 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, तो ये फाइनली इंटीग्रेशन हमारे पास ये बना। मतलब इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं। ओके, अच्छा अब क्या करें, यहां पर हमने इसको रख दिया, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, पुट करने के बाद में क्या आया, 36 अपॉन एक्स यहां आ जाएगा एफ ऑफ यू, ऐसे कुछ रहा, ये टर्म बन गई हमारे पास। अब बात आती है कि एफ ऑफ यू, अब यहां से लिखा 4 से, चलो ये 9 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया। अब मुद्दा है कि आगे सिंप्लीफाई कैसे करें यार, इंटीग्रेशन भी आ रहा है, एफ एक्स भी आ रहा है, तो आपको देखो एक तरीका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसको सॉल्व करना आसान है, कैसे, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, लेबनीज थ्योरम से, लेबनीज से जब डिफरेंशिएट कराओगे तो ये टर्म हमारे पास बनेगी, यहाँ u इंटू बी का एक्सप्रेशन लगा दिया। अब देखो पूरे सवाल में एफ एक्स और एफ डैश एक्स की टर्म क्रिएट हो रही है, तो एक काम करते हैं, एफ एक्स एक साइड ले आऊं और यहाँ एफ डैश एक्स और ये टर्म आ गया। अब आप चाहें तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच गए हम ना, तो नीचे एफ एक्स लिखते हैं, ऊपर एफ डैश एक्स, तो इसको तो इधर डिवाइड कर दिया और इसको नीचे डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये ln में चला जाएगा और ये भी ln में चला गया, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने के बाद में कुछ ऐसा टर्म हमारे पास बन गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मान लिया। क्वेश्चन में दे रखा है 2,1 इस पे लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 जब पुट कराएंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है, सॉरी x इक्वल टू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कराएंगे तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रखने से हम यहाँ पहुंच गए। अल्टीमेटली हमारे पास में कुछ ये वाला पार्ट तो कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा ln a अपॉन m अपॉन n, ऐसा कुछ आया, ठीक है। इसको ऊपर पावर में पहुंचा देता हूं, तो एफ एक्स बराबर ये लिख दोगे। क्वेश्चन ने बोला है कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो मतलब डिग्री 2 होनी है, तो मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू 2 आनी है, तो 2 आने पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर एक्स वाई 2 पावर में 2 आ गया, ये आ जाएगा। अब देखो एफ एक्स तो ये आ गया अल्टीमेटली। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि -4 बीटा भी इस पर लाई कर रहा है। अच्छा, जब लाई कर रहा है तो -4 बीटा को भी लाई कराया, मतलब x की वैल्यू -4 रखेंगे तो -4 पुट किया तो -2 आ जाएगा, डिवाइड करने पर स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, 4 हो जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमसे पूछा है बीटा पावर अल्फा ये कितना होगा, तो बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा की वैल्यू 3 है, सिंप्लीफाई करने पर भाई 64 इसका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आप उसको अच्छे से समझ गए ना। नाउ तो हमने क्वेश्चन नंबर ये सीख लिया 9th, उसका चलते हैं 10th प्रॉब्लम पर। ओके, 10th में देखो ये इस तरह की प्रॉब्लम भी हम जनरली कहीं ना कहीं क्लास में सीखते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा। तो एफ एक्स हमारे पास दे रखा है, ये एफ एक्स है और हमसे पूछा गया एफ ऑफ 0 निकालो। अब बात ये है कि यहाँ देखो 0 to 1 है, कुछ y और x ऐसे कुछ टर्म दे रखी है, मतलब एफ एक्स को बहुत ही प्योर फॉर्म में नहीं दे रखा हमारे पास। एफ एक्स कैसा नहीं है, प्योर फॉर्म में नहीं है ना, तो प्योर फॉर्म में नहीं है इन द सेंस कि जैसे एफ एक्स बराबर आप लिखते हैं कई बार, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा, 3x लिखा, +1 लिखा, ये एफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ 0 बहुत आसानी से लिख सकते हो। पहला काम है, इस एफ एक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे करेंगे, एफ ऑफ y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 to 1 ऐसे लिख दिया। अच्छा, दोनों इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, dy ध्यान से देखो, मतलब y वेरिएबल है तो x एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक, x एज ए कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको पहले मैंने ऐसे लिख दिया, 0 to 1 y f of y dy लिखा, और x ex y f of y dy, x ex तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, ऐसे लिख दिया। अब एक और पॉइंट समझो, 0 to 1 में f of y dy को इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो ये तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको a मान लेते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको b मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सवाल में ये a हो गया और ये b हो गया, तो अल्टीमेटली जो हमारा एफ एक्स है वो ये है, ठीक है, एफ एक्स। और क्वेश्चन ने पूछा है हमसे एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास ये आ रहा 1 + a, मतलब अगर a की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक। अब a और b कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, जनरली ऐसे प्रॉब्लम हम क्लास में भी बच्चों डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह के सवाल आपको कराए भी जाते हैं।
अब बात आती है कि a हमारे पास में ये है y इंटू एफ ऑफ वाई ये है। अच्छा ये एफ एक्स दे रखा है, तो यहां से x की जगह y रखेंगे तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास। तो एफ ऑफ वाई है ना, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहां पुट कर दी। एफ ऑफ वाई जब यहां पुट कराएंगे तो ये टर्म बन गया। अब बात आती है कि अब इसको इंटीग्रेट करना है भाई यार, देखो यहां मल्टीप्लाई कराएगा तो वाई इंटू ई वाई, यहां बन जाएगा ए वाई डी वाई बन जाएगा, यहां वाई स्क्वायर ई पावर बाई डी वाई बन जाएगा, ऐसा कुछ बन गया। अब मुद्दा यार इसको इंटीग्रेट करोगे तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा 2 बार। कितने बार? 2 बार लगाना पड़ेगा सक्सेसिव बाई पार्ट्स। तो मैंने तो खैर यहां लिख रखा है, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अपर माइनस लोअर लगाओगे तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, ए और बी में एक इक्वेशन आ गई ना। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, बी की वैल्यू ये है ना, और एफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ वाई मैं यहां पुट कर दूंगा और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो अब बात आती है कि हमारे पास एफ ऑफ वाई यहां पर हमने पुट कर दिया, तो इस वाले पार्ट को देखो तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगा दिए, बाई पार्ट्स लगाने पर ऐसा कुछ आ जाएगा ना अपर माइनस लोअर आप लगाओगे और जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल होकर के मतलब एक ही वैल्यू निकल आएगी। एक अच्छी बात यह है कि सवाल था तो बड़ा लेंथी बट इसमें एक ही वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, 1 माइनस ई। और सवाल में अगर हमें देखा जाए तो मुझे सिर्फ सवाल के अंदर भी एक ही वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, और एक ही वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस का ई आ रहा है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ ए की वैल्यू इतने, और मुझे पूछा गया है कि ई प्लस एफ ऑफ जीरो, ई प्लस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस ए, और ए की वैल्यू आ रही है 1 माइनस ई, ई से ई कट गया, तो फाइनली ये सॉल्व करने पे कितना है, 2 आया। तो क्या आंसर रहेगा इसका, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि क्वेश्चन अगर समझे तो कंसेप्ट वाइज तो इजी है। कैसा है, कंसेप्ट वाइज इजी, बट कैलकुलेशन भर भर करके है ना, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है। एग्जाम के अंदर इतनी कैलकुलेशन बच्चा जनरली नहीं कर पाता है, वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने अपनी कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ बना रखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखा जाए तो ये एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये दे रखी है और हमसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। ये लगभग आसान है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टी माइनस 1, तो यहाँ टी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू में रखूंगा एक्स स्क्वायर, तो टी में कन्वर्ट कर दोगे फाइनली, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना, एक्स स्क्वायर निकाला तो टी में कन्वर्ट किया, तो एफ ऑफ टी ये आ गया, एफ ऑफ टी निकल आया मतलब एफ एक्स निकल आया। 0 to 3 तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये एफ एक्स आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इससे ये टर्म आ जाएगा, अपर माइनस लोअर लगाओ तो फाइनली ये आंसर हमारे पास आ जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो इजी प्रॉब्लम है, बोथ साइड, मतलब कैलकुलेशन भी और कंसेप्ट भी है ना, कैलकुलेशन भी आसान है और कंसेप्ट भी आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में ध्यान से देखें, ऐसा कुछ हमारे पास ये गिवन है ना, ये इंटीग्रेशन है एफ ऑफ, और हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो बात अब ये आती है कि अब इसकी वैल्यू पूछी गई है तो पहला काम तो इसको इंटीग्रेट करना होना चाहिए। अच्छा इसको इंटीग्रेट कैसे करें, थोड़ा सा लॉजिक ये रह जाए। अच्छा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा माइंड ये काम करता है कि भाई मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। तो पहला तो माइंड आपने ये सोचा कि सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या 5 अपॉन साइन एक्स पावर 5 रह जाएगा। अच्छा इस वाले पार्ट में फिर कैसे काम करेंगे यार, काम ऐसे कर सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसको कोसेक में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक एक्स पावर 5 और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और चाहे तो बाई पार्ट्स सोच सकते हो अब आप, है ना, तो मैंने भी यही तरीका यहां पर लगाया है ना। तो पहला काम तो सेपरेट कर दिया, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, सेक में कन्वर्ट कर दिया, ये कोसेक में, बाई पार्ट्स लगाया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, अभी इस पे काम नहीं किया हमने। इसको बाहर निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दिया और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x ना, मतलब ये जो इंटीग्रेशन आएगा tan x यहाँ लिखा, तो वो cot x tan x कट जाएगा, डिफरेंशिएशन पे ये टर्म आएगी ना। ना तो अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 कोसेक एक्स पावर 5 भी आ गया, ठीक है। अच्छा ये भी क्या लिखा हुआ, माइनस का 5, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाली टर्म आई है ना, मतलब एफ एक्स हमारे पास ये आ गया। अगर एफ एक्स ये है तो हमें क्या करना है कि
x की जगह एक बार तो पाई अपॉन 6 पुट करेंगे, पाई अपॉन 4 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। पाई अपॉन 6 पर ये वैल्यू आ रही है, पाई अपॉन 4 पर ये वैल्यू आएगी और सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हमारे पास आउटलाइंस क्लियर है कि कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो 13 क्वेश्चन को आप समझो कि सिग्मा और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखो पहला काम तो क्या होना चाहिए कि पहला काम तो मैं एक काम ही करता हूं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। x साइन ऑफ x मॉड साइन पाई x ऐसे दे रखा है। अच्छा x का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ध्यान होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट कई बार सवाल आपने ऐसे किए होंगे x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई। पहला टास्क आपका होता है x को हटाना। तो मैंने काम क्या किया, इस वाली प्रॉब्लम में इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहले मैंने लगाया किंग रूल। तो r माइनस एक्स यहां बनेगा और यहां पर आ जाएगा r माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा पाई आर माइनस पाई एक्स। अच्छा पाई आर और आर हमारे पास इंटीजर है, तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ ऐसा आएगा, प्लस माइनस कुछ आएगा, मोड पॉजिटिव बना देगा। मतलब अल्टीमेटली ये तो बन जाएगा हमारे पास साइन पाई एक्स ही आ जाएगा, आर माइनस एक्स यहाँ आ गया। अच्छा इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करने से ये वाला इससे कट जाएगा, हमारे पास आर बच जाएगा और एक साइन पाई एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने से हमारे पास ये वाले एक्सप्रेशन में हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अच्छा यहां पहुंचने के बाद में फिर हमने क्या करना चाहिए यार, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, ध्यान से देखें तो फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड है पाई, क्योंकि साइन पाई एक्स का ग्राफ ये होता है, पाई अपॉन पाई मतलब 1 पीरियड आ रहा है ना। ठीक है, तो पीरियड 1 है, तो हमने क्या किया, इसको अपर लिमिट को 1 से डिवाइड किया, तो आर आया, तो आर को तो बाहर निकाल दिया, 0 टू 1 में इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब 0 टू 1 में साइन पाई एक्स का डायग्राम ये होता है, तो मॉड के अंदर 180 पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, डायरेक्ट हट जाएगा तो साइन पाई एक्स बनेगा, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आ जाएगा। अपर माइनस लोअर जब लगाओगे बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई आर स्क्वायर अपॉन पाई। तो आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर का अंडर रूट आएगा तो आर आ जाएगा, आप मॉड ऑफ आर कह दो ना, और मॉड ऑफ आर, आर पॉजिटिव है तो आर ही आ जाएगा फाइनली। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आर लिखा हुआ है और हमें सम निकालना है 1 + 2 + 3 अप टू लेकर के 20 तक का सम। तो कितना आ जाएगा 20 21/2 आ जाएगा, 2 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आया 210 आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके बच्चों। नाउ लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखो बहुत ध्यान से समझें। इसमें इंटीग्रेशन कुछ ऐसे दे रखा है, -π/2 से π/2 बॉक्स दे रखा है और मुझे इसको इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो अब बात ये आती है कि भाई ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अपने वैल्यू चेंज करेगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ चेंज करेगा, -π/2 से लेकर के -1 में चेंज करेगा, -1 से 0, 0 to 1 और 1 से लेकर π/2 में। तो आपको 4 पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। इस हिस्से में फिर sin x की बात करें तो sin x 0 to π/2 में ऐसा डायग्राम आएगा और cos x का डायग्राम ये रहेगा। तो ना सॉल्व करते हैं, देखो मैंने यहाँ बना रखा है sin x का डायग्राम और ये cos x का डायग्राम है। अब ब्रेक कर रहे हैं -π/2 से -1। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, -π/2 से -1 में, तो बॉक्स तो आ जाएगा -2। sin x की बात करें तो -π/2 से -1 जाएंगे तो ये माइनस, तो ये -1 है, तो इसका समथिंग जो भी कुछ आएगा ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा -1 आएगा, और ये 0 to 1 के बीच का जो भी नंबर रहेगा ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला काम -1 से 0 में जाएंगे तो अगेन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। 0 to 1 में जाए तो बॉक्स तो हो जाएगा 0, 0 to 1 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। 1 से π/2 में जब जाओगे तो साइन कॉस तो 0 0 आएगा, 1 से π/2 में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नाउ तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पे अपर माइनस लोअर लगाओगे तो हमारे पास कुछ ऐसे कैलकुलेशन आएगी, सॉल्व करने में फाइनली ये आंसर आ जाएगा 2 + 11 पाई। तो ऑप्शन है क्या इस तरह का, 2 + 11 पाई, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू बच्चों।